हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो बेटा आज हम करेंगे आपका क्लास 8 का आपका है चैप्टर नंबर 10 तरुण के स्वप्न। ठीक है, चैप्टर नंबर 10। और ये जो आपका पाठ है ये आपका अंतिम पाठ है आपकी हिंदी पुस्तक का। ठीक है, चलिए तो ये सबसे पहले हमें इसमें जो ये किसके द्वारा लिखा गया है, जो ये नेताजी सुभाष चंद्र जी द्वारा और उनके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें आपका ये इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं इसमें है तरुण के स्वप्न। तरुण जो है, तरुण किसे कहा जाता है। तरुण का जो अर्थात जो उसका मीनिंग होता है, जो उसका अर्थ होता है वो ये होता है कि तरुण मतलब जो युवा हैं, जो हमारे जवान लोग हैं, युवा हैं, उनको जो सुभाष चंद्र बोस जी हैं उन्होंने संबोधित किया है, उनको बताया है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना जो लोग जवान हो रहे हैं या भी यंग है, जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है, तो उनको संबोधित करके उन्होंने ये इस पाठ में बताया है, वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ऐसे स्वाधीन संपन्न समाज और राष्ट्र का सपना देखते थे। ठीक है, स्वाधीन हो गया, आजाद। उस समय जो था हमारा जो देश था वो आजाद नहीं था। तो जो सुभाष चंद्र बोस जी थे उन्होंने कई जो क्या है इसके लिए कई लड़ाइयां लड़ी, कई संग्राम किए जो देश को आजाद कराने के लिए। तो वो चाहते थे कि जो स्वाधीन जो हमारा जो देश है वो क्या हो, आजाद हो, संपन्न हो, मतलब उसमें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं हो, ऐसा खुशहाल और संपन्न हमारा समाज बने। इस तरह के राष्ट्र का, अपने देश का क्या वो सपना देखते थे। और इस देश में जो भी व्यक्ति हो सब क्या है, किसी भी प्रकार की उन पर कोई दृष्टि नहीं हो, सबसे वो मुक्त हो, आजाद हो। ठीक है, और जो समाज और राष्ट्र की सेवा में क्या हो, समान रूप से सभी लोग जो हैं अपना जो उनका समाज और जो देश है उसके लिए समान रूप से वो भागीदार बने। वे अपने उद्बोधनों, उद्बोधन हो गया जैसे हम कह सकते हैं किसी को किसी चीज के बारे में बताना, कोई उनमें जागृति करना, जगाना, संबोधन करना उनको, या फिर भाषण भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो जो उनके उद्बोधन थे उसमें वो क्या बताते थे, वो बताते थे कि जो नारी मुक्ति और सभी को, मतलब नारी के बारे में वो बताते थे, और सभी को क्या है, सभी को है शिक्षा मिलनी चाहिए, सभी मतलब पढ़े लिखे होने चाहिए, उसके लिए सबको पढ़ने लिखने के लिए समान अवसर मिलने की भी वो क्या करते थे, बात करते थे। और अपना जो ये उनका जो सपना था, ठीक है, जो ये उनका स्वप्न था, वे किसको देना चाहते थे, वे युवाओं को सौंपना चाहते थे, उनको देना चाहते थे। अपनी जो नेक्स्ट जनरेशन थी, जो आने वाले यंग थे, ठीक है, जो युवा थे, तो उनको देना चाहते थे। तो इसीलिए इसका नाम क्या है पड़ा है, तरुण के स्वप्न। जो युवाओं के लिए जो उन्होंने सुभाष चंद्र जी ने जो सपने देखे हैं, जो अपने देश के लिए जो सपना देखा, वो अपने जो आने वाले युवा थे उनको वो सौंपना चाहते थे। और जिससे हमारा ये जो समाज आदर्श समाज बने, राष्ट्र बने आदर्श, इसका जो रूप था, जो सपना उनका था वो साकार हो, पूरा हो सके। तो आइए हम अब क्या करते हैं, नेताजी के उस उद्बोधन के विषय में जानते हैं, जो उन्होंने एक बात कही थी। ठीक है, लोगों को, जैसे हम जनरली भाषण कह देते हैं, लोगों को जो युवा थे उनके लिए जो सपना देकर गए, उनके लिए एक जागृति जगाने का जो काम करके गए, जो शब्द कहे उन्होंने, जो बातें कही, उसके बारे में हम जानते हैं। जो उन्होंने कहाँ कही थी, मेदिनीपुर जिला युवक सम्मेलन में। देखो, युवक सम्मेलन से ही हमें पता चल रहा है कि जो युवक थे, जो युवा थे, उनके लिए ये सम्मेलन किया गया था। और ये कब किया गया था, 19 दिसंबर 1929 को युवाओं को उन्होंने संबोधित करते हुए प्रकट किया था। तो हम ये इसके बारे में पढ़ेंगे कि जो सुभाष चंद्र बोस जी थे उन्होंने क्या क्या कहा, जो सम्मेलन हुआ था उसमें उन्होंने क्या क्या बातें की। ठीक है, तो यहाँ पे आप चित्र भी देख रहे हैं, सुभाष चंद्र जी बोस का चित्र है। ठीक है, उनका आपने एक बहुत सुंदर सा नारा आपने सुना होगा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जो उनका बहुत ही एक फेमस प्रचलित उनका नारा है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। अब ये सुभाष चंद्र जी बोस जो कह रहे हैं ये उनके शब्दों में कहा गया है। ठीक है, स्वप्न तो अनेकों ने देखा होगा, बहुत लोगों ने बहुत क्या सपने देखे हैं। जो हमारे नेता स्वर्गीय जो देश बंधु, हमारे जो राष्ट्र के देश बंधु कौन, चित्तरंजन दास जी थे, उन्होंने भी एक सपना देखा था।
कौन सा? वही सपना जो उनकी शक्ति का उत्स बना। उत्स हो गया या तो किसी तरह का आपका झरना, जैसे स्रोत, यहाँ पे इसका अर्थ क्या निकल रहा है? एक स्रोत। स्रोत हो गया जैसे सोर्स हो गया किसी चीज का। उनका एक क्या बना? शक्ति का एक स्रोत बना, और उनके आनंद का निर्झर रहा। निर्झर वैसे हम झरने को कहते हैं जो ऊपर से, बहुत ऊपर से गिरने वाला। तो उनकी जो खुशी थी उसका क्या एक स्रोत रहा, एक झरने जैसा बना। और उनके स्वप्न के उत्तराधिकारी कौन है? ठीक है, आज जो हम लोग हैं वो उनके सपने के उत्तराधिकारी हैं। इसलिए तो क्या हमारा भी अपना एक स्वप्न है, सपना है, और इसी स्वप्न की प्रेरणा से हम क्या करते हैं? उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, घूमते फिरते हैं, और लिखते हैं, और भाषण देते हैं, और कई काम काज करते हैं। तो वो जो उनका सपना क्या था? वो देश को आजाद करने के लिए सपना था। जब उनकी मेहनत से जब आगे जो देश आजाद हुआ, तभी तो आज हम लोग कहाँ, यहाँ एक आजाद भारत में हम रह रहे हैं। ठीक है, तो वह जो सपना था वो क्या है? यह आदर्श क्या है? ठीक है, हम चाहते हैं, मतलब जो बोल रहे हैं वो हम चाहते हैं कि एक जो नया सर्वांगीण स्वाधीन संपन्न समाज, और उस पर एक स्वाधीन राष्ट्र। मतलब सबसे पहले क्या है? हम सर्वांगीण, जिसमें हर चीजें हो, हर गुण से संपन्न हो, ऐसा आजाद और खुशहाल हम लोग क्या चाहते हैं? एक समाज चाहते हैं। और जब हमारा समाज होगा तभी तो हम एक आजाद जो राष्ट्र हमारा देश है उसको बना पाएंगे। ठीक है, फिर उस समाज में व्यक्ति सब दृष्टियों से मुक्त हो। जो समाज हम बनाएंगे उसमें जो भी व्यक्ति, वो हर दृष्टि से, मतलब कोई किसी के बीच में कोई भेदभाव ना हो, ना उनको कोई रोक टोक हो। ठीक है, सबसे वो आजाद हो, मुक्त हो, फ्री हो, तथा वह समाज के दबाव से वह मरे नहीं। मतलब इतना ज्यादा उनके ऊपर बोझ ना हो, मतलब वो आजादी से रहेंगे तो वह मरेंगे नहीं। ठीक है, उनको मुक्त रखना है, कोई भी उनके ऊपर जो हमने जिम्मेदारियां या ऐसी चीजें नहीं देनी है। और जो समाज है उसमें क्या जाति भेद का स्थान नहीं हो, मतलब वहां सब मिलजुल कर रहे, किसी में भी जाति की भेदभावना ना हो। और उस समाज में नारी मुक्त होकर समाज एवं राष्ट्र के पुरुषों की तरह समान अधिकार का उपभोग करे। मतलब जैसे पहले नारी को क्या है, जो स्त्री होती थी, जो औरत होती थी, उसको मतलब जैसे आजकल की जो अपने नारी स्त्रियों को देखा है, वो क्या समाज में पढ़ती है, शिक्षा लेती है, और जो राष्ट्र के, जो देश के पुरुष हम कहते हैं ना, उनके साथ उनको समान अधिकार मिलता है। समान अधिकार का मतलब हो गया, पहले जो औरतें होती थी उनको घर से बाहर नहीं जाने दिया जाता था, स्कूल नहीं जाती थी, वो पढ़ती लिखती नहीं थी, सिर्फ घर का काम करना। लेकिन आज के समाज में ऐसा नहीं है, तो ये तो उन्हीं के द्वारा दिया हुआ समाज है। ठीक है, तो मतलब वो चाहते थे कि जो नारी स्त्री है उसको भी समान अधिकार मिले, और वो भी जो हमारे देश के जो पुरुष हैं उनकी तरह, मतलब उनकी तरह समान अधिकार का उपभोग करे, वो उनको मिले, ताकि वो पढ़े लिखे, बाहर जाए, काम करे। ठीक है, हर जो काम है उसको हिस्सा ले, और समाज और राष्ट्र की सेवा में समान रूप से हिस्सा ले। मतलब वो भी जो हमारे समाज में कोई काम है, राष्ट्र की सेवा, देश सेवा करना, आजादी की जो काम थे उसमें भाग लेना, उनमें वो समान रूप से इक्वली वो उसमें हिस्सा ले, पार्टिसिपेट करे। और उस समाज में अर्थ की विषमता ना हो। विषमता हो गया मतलब समान ना होना, अलग, कोई भी क्या अर्थ की विषमता, कोई भी चीजें उसमें क्या है, अलग ना हो। और उस समाज में जो प्रत्येक व्यक्ति है, जो भी जो हम समाज हम बनाएंगे आगे, उसमें जो भी व्यक्ति हो वो क्या है, उन सबको क्या शिक्षा का और उन्नति का समान सुअवसर पाए, मतलब उनको अवसर मिले, मौका मिले, वो सब व्यक्ति पढ़े लिखे और उन्नति, ठीक है, करने का उनको सबको एक जैसा मौका मिले। क्योंकि जब कोई जाति भाव भेदभाव नहीं होगा, सब स्त्री पुरुष को समान समझा जाएगा, तो उससे उनको अनेक जो अवसर मिलेंगे उन्नति के। ठीक है, और जिस समाज में श्रम और कर्म की पूरी मर्यादा होगी, मतलब ऐसे जो देश या राष्ट्र का निर्माण करना चाह रहे हैं, वहां लोग काम करेंगे, श्रम करेंगे, कर्म जो है उसकी पूरा वो ध्यान रखेंगे। मतलब हर इंसान अपना कर्म करेगा, कर्म का वो पालन करेगा, और कोई भी जो है आलसी नहीं होगा। अकर्मण्य मतलब जो काम ना करता हो, या आलसी, ऐसे जो आलसी और जो ना काम करने वाले लोग हैं उनके लिए उस समाज में कोई भी स्थान या जगह
नहीं होगी। मतलब हम ऐसे राष्ट्र का निर्माण करेंगे। और वह राष्ट्र कैसा होगा? यहाँ पे देखिए, आपको चित्र देखिए, इसमें कितने जो हमारे आजकल के साइंटिस्ट है, कितने इन्वेंशन उन्होंने किए हैं, ठीक है। और कई चीजों का चित्र आपको इकट्ठे करके दिखाया गया है। जैसे यहाँ पे भारतीय रेल बनाई गई है, ठीक है। यहाँ पे आपका एरोप्लेन, जो आपकी ब्रह्मोस मिसाइल है, एरोप्लेन उड़ रहे हैं, ठीक है। बच्चा फुटबॉल खेल रहा है, यहाँ योगा हो रहा है, फिर यहाँ पे गार्डनिंग की जा रही है, साइंटिस्ट देखो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे मोबाइल का यूज हो रहा है, कंप्यूटर है, आपका लैपटॉप जैसे, ये एटीएम मशीन जैसे लग रही है, शायद वही है। तो मतलब इतने तरह से ये बैंक हो गए, बिल्डिंग्स हो गई, मिसाइल्स हो गई। तो इतने से जो हमारे आज के समय में आप देखें तो हमारा जो भारत देश है उसने कितनी उन्नति की है, कितने चीजों के आविष्कार उसने किए हैं। तो जब हमें ये स्वतंत्र जो आजाद भारत मिला है तभी तो हम ये सब कुछ कर पाए हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि जो वह जो राष्ट्र होगा वह कैसा होगा। उसमें किसी भी विजातीय प्रभाव से हर प्रकार मुक्त रहेगा। विजातीय हो गया मतलब वही हो गया कि जैसे हमने किसी को अलग करना है, मतलब हम डिवाइड, हम लोग कैसे जो अपने अंदर दीवारें बना लेते हैं धर्म की, जाति भेदभाव की, उन सब दीवारों को हमने खत्म करना है। तो उन सब दीवारों के प्रभाव से हर प्रकार से क्या होगा, वो आजाद होगा, मुक्त होगा। मतलब सब लोग वहां पे हम ऐसा राष्ट्र बनाएंगे, मिलजुल कर आपस में रहेंगे, किसी के बीच किस जाति रंग भेद किसी भी चीज के लिए भेदभाव नहीं होगा। और जो राष्ट्र हमारे स्वदेशी समाज के यंत्र के रूप में काम करेगा। स्वदेशी, जो हम स्वदेश में, जो हमारे देश में अपनी बनी हुई चीजें हैं, उसके लिए एक मशीन की तरह क्या करेगा, काम करेगा। सर्वोपरि वह समाज है। सर्वोपरि मतलब सबसे ऊपर वह समाज जो हमारा राज्य है। और जो राष्ट्र है वह हमारा राष्ट्र भारत है, जहां भारतवासियों का अभाव मिटाएगा, या भारत जो वासी जो लोग हैं के आदर्श, जो उनकी जो भी चीजें हैं उनको सार्थक बनाकर सिर्फ स्थिर नहीं होगा। स्थिर मतलब जो रुकना या गति ना होना, बल्कि वो क्या करेगा, वो सिर्फ अपने तक ही, जो हमने इतने आविष्कार किए हैं, नई चीजें की हैं, वो सिर्फ अपने तक ही सीमित नहीं रहेगा, अपने राज्य देश तक सीमित नहीं रहेंगी। वो विश्व मानव के समक्ष आदर्श समाज और आदर्श राष्ट्र के रूप में गण्य होगा। गण्य मतलब गिनने लायक। मतलब हम ऐसा काम करेंगे, ऐसी चीजें जो भी होगी, जैसे हम इतने आविष्कार कर रहे हैं, तो जो हमारा देश है वो विश्व में, पूरे संसार में, जो संसार के जो विश्व मानव है, संसार के जो लोग हैं, उनके सामने हमारा जो राज्य, जो देश है, वो एक आदर्श समाज बनेगा और आदर्श एक राष्ट्र के रूप में गिनने लायक होगा। पूरा विश्व हमारे देश को जानेगा और समझेगा। तो मैं ऐसे समाज और ऐसे राष्ट्र का ही स्वप्न देखता रहा हूँ। तो सुभाष चंद्र जी कहते हैं कि ये सब चीजें हमारे राष्ट्र में होंगी, और मैं ऐसे समाज और ऐसे अपने देश का ही क्या, हमेशा से सपना देखता रहा हूँ। और यह स्वप्न मेरे समक्ष नित्य एक अखंड सत्य है। समक्ष हो गया मेरे सामने, नित्य पक्का जो है, अखंड मतलब पक्का, एक मजबूत ये सच है कि मैं जो ये सपना कब से देख रहा हूं, और इस सत्य की प्रतिष्ठा के लिए सब कुछ किया जा सकता है। और ये जो सत्य है, जो सच है, जो हमने सपना देखा है, इसके लिए तो हम सब कुछ, मतलब बहुत कुछ ही हम सब कुछ कर सकते हैं। हर प्रकार का त्याग हमें क्या करना होगा, इस राष्ट्र के लिए, इसकी प्रतिष्ठा के लिए, इसके अखंड निर्माण के लिए कई चीजों का हमें क्या करना होगा, त्याग करना होगा। मतलब कई चीजों को हमें छोड़ना होगा। किया जा सकता है, त्याग किया जा सकता है, हर संकट को सहा। और हमें कोई भी अगर संकट या परेशानी हमें कोई मिलती है इस बीच, जब हम अपना ये देश के लिए कार्य कर रहे हैं, तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं, सह सकते हैं। और अगर ये जो स्वप्न है, ये जो सार्थक बनाने के दौरान, मतलब इस स्वप्न को, इस सपने को पूरा करने के लिए, या उस दौरान जो ये काम चल रहा है, प्राण देना भी है, तो वह मरण है स्वर्ग समान। तो वो कहते हैं सुभाष चंद्र जी, अगर इस राष्ट्र के लिए, मतलब उसकी आजादी के लिए, उसके काम के लिए, अगर हमें अपने प्राण भी देने पड़े, अपनी जान भी देनी पड़े, तो वह जो मरना होगा, वह मरना नहीं, वह स्वर्ग के समान होगा। क्योंकि जिस तरह से हमारे जो भारत राज्य को, देश को आजाद करने के लिए कितने जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, कितने लोगों ने अपनी जान दी है,
ठीक है, तभी तो आज हमारा जो देश है वो आजाद है। तो इस तरह से कहते हैं सुभाष चंद्र जी, अगर हमें अपने उसके लिए प्राण भी देने पड़े तो वह तो एक स्वर्ग के समान है। ठीक है, हमें उस बात का दुख नहीं होगा। फिर वो कहते हैं, हे मेरे तरुण भाइयों। अब यहाँ पे फिर तरुण का उपयोग हुआ है। तरुण मतलब जो युवक सम्मेलन था, जहाँ पे सारे जो युवा और जवान लोग आए थे उनको वो संबोधित कर रहे थे। तो उन्होंने कहा, जो भी जवान थे, कि हे मेरे तरुण भाइयों, तुम्हें देने लायक मेरे पास कुछ भी नहीं है। सुभाष चंद्र जी कहते हैं कि हे युवाओं, जो आने वाले क्या है, जो उसके उत्तराधिकारी हैं आने वाले समय के, तुम्हें देने के लिए मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। सिर्फ यही स्वप्न है, कुछ भी नहीं है, लेकिन सिर्फ मेरे पास एक यही सपना है, और हमें असीम शक्ति और अपार आनंद देता है। और जो यह सपना है वो हमें बहुत ज्यादा शक्ति और इतनी खुशी देता है कि मतलब तभी तो हम इस सपने को पूरा कर सकते हैं, जो मेरे शूद्र जीवन को भी सार्थक बनाता है। शूद्र हो गया छोटा सा, ठीक है, जो मेरा एक छोटा सा जो एक जीवन है उसको भी एक सार्थक बनाता है, मतलब उसको भी पूरा करता है, एक लक्ष्य देता है कुछ करने का। और यह जो स्वप्न है, ये जो सपना है, मैं तुम्हें उपहार स्वरूप देता हूँ, स्वीकार करो। ठीक है, तो वो अपने भाषण में उद्बोधन में कहते हैं, ये जो मैंने सपना देखा है अपने समाज और राष्ट्र को इतना अच्छा बनाने का, यह जो है मैं सपना तुम्हें उपहार, जैसे गिफ्ट कहते हैं, मैं तुम्हें उपहार स्वरूप देता हूँ, तुम उसे स्वीकार करो, इसको अपनाओ। मतलब वो उन जनरेशन को कहते हैं आगे वाली, कि वो भी इस देश को बनाने के लिए कई कुछ करें, और ये उनका सपना बनेगा, और फिर ये सपना आगे जो नेक्स्ट जनरेशन, आगे वाले जो युवा होंगे, उनको ये सपना देंगे। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने इस तरह कहा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन सिर्फ एक सपना है, एक सुंदर स्वस्थ अपना जो राष्ट्र बनाने का, उसको मैं तुम्हें देता हूँ, इसे तुम स्वीकार करो। तो ये उनका था, एक उद्बोधन था सुभाष चंद्र जी बोस द्वारा जो कहा गया था। ठीक है, चलिए आपने पढ़ा, क्योंकि उन्होंने आजादी के लिए बहुत काम किए हैं, कार्य। अब इसमें है लेखक से परिचय। ठीक है, तो लेखक कौन थे? लेखक भी तो वही थे जिन्होंने ये दिया। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी थे। ठीक है, चलिए तो इसमें देखते हैं जो उड़ीसा जो, ठीक है, उड़ीसा जो, अब उसको हम ओडिशा कहते हैं, राज्य के कटक जो नगर है, वहां पे जो सुभाष चंद्र जी बोस हैं उनका जन्म हुआ था। उनको सब क्या कहते हैं? नेताजी कहते थे उनको, इस नाम से उनको जाना जाता है। और भारत के स्वतंत्रता संग्राम, मतलब जो भारत को आजाद कराने के लिए जो भी संग्राम हुआ, जो भी लड़ाई लड़ी गई, उनका जो उद्देश्य था, जो एम था, जो लक्ष्य था, वो बिल्कुल साफ स्पष्ट था। ठीक है, भारत को जो अंग्रेजी शासन से मुक्त कराना, आजाद कराना, जो यहाँ पे अंग्रेजी शासन अंग्रेजों द्वारा किया गया था, उसको आजाद कराना था। जो ब्रिटिश थे, ब्रिटिश ने यहाँ पे राज किया था, तो जो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध, उनके विरुद्ध जो संघर्ष करते हुए वह जो नेताजी थे, उनको कई बार जेल भी जाना पड़ा। और स्वतंत्रता की लड़ाई में उनकी दूरदर्शिता का पता, दूरदर्शिता मतलब जो दूर तक, आगे तक जो देखने वाला, सोचने समझने वाला, ठीक है, तब पता चलता है। जब उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक बनाई थी आजाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला था, उन्होंने एक फौज बनाई। तभी तो आपने चित्र में देखा, उन्होंने एक फौजी की जो ड्रेस पहनी हुई है, ठीक है, उसका नेतृत्व संभाला। और 1857 में क्या होता, जब भारतीय सैनिकों ने स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए एकजुट होकर, मतलब सब लोगों ने एक साथ मिलजुल कर क्या किया था, युद्ध किया था। किसके विरुद्ध? जो ब्रिटिश थे, ठीक है, जिनको हम अंग्रेज कहते हैं। उनके बाद, उसके बाद क्या, जो सुभाष चंद्र बोस थे, वो ऐसे महान क्या थे, वो सेनानी हुए, जिन्होंने आजाद हिंद फौज, जो उन्होंने अपनी अलग से फौज बनाई थी, आजाद हिंद फौज, उसके माध्यम से उन्होंने एकजुट मिलकर, सब जो फौज थी उन सब ने आपस में मिलकर जो अंग्रेज थे उनको क्या की, उनको चुनौती दी, उनको ललकारा। ठीक है, और उन सैनिकों को उन्होंने क्या कहा, दिल्ली चलो। और उन्होंने क्या नारा दिया था, इन्होंने ये भी नारा दिया था, जय हिंद। ठीक है, उन सब ने उन सैनिकों को कहा कि दिल्ली चलते हैं हम लोग, और उन्होंने नारा दिया जय हिंद का नारा। ठीक है, तो जो सुभाष चंद्र बोस थे, उन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए क्रांति का बिगुल बजाया, मतलब उन्होंने क्रांति शुरू की, स्वतंत्रता दिलाने के लिए भारत को, उसका बिगुल शुरुआत की उसकी।
और जो पूरा देश था उन्होंने क्या किया, जय हिंद के नारों से गूंज उठा। मतलब जितने भी लोग थे पूरे देश में, जब ये स्वतंत्रता की संग्राम जो ये करने के लिए जो फैल गया, तो सब लोग क्या कहते थे, जय हिंद का नारा लगाते थे। और उन्होंने क्या कहा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मतलब ये जो हमारा जो क्या चल रहा है, संग्राम चल रहा है, इसमें कई लोगों की जान भी जा सकती है, तो तुम मुझे खून दोगे अपना तो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इसका कहने का ये इन्होंने नारा भी दिया था, जो लोगों को उनमें जोश जगाने के लिए उन्होंने ये नारा दिया था। और जो सुभाष चंद्र बोस थे, एक ऐसे स्वाधीन राष्ट्र और आत्मनिर्भर समाज का उन्होंने सपना देखा था। स्वाधीन मतलब आजाद राष्ट्र और आत्मनिर्भर, जो किसी के ऊपर भी निर्भर ना हो, उन्होंने ऐसे राष्ट्र का सपना देखा था। ठीक है। और उनके जीवन के विषय में जानना, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास को जानना, अगर हम उनके जीवन के बारे में पढ़ते हैं तो हमें स्वतंत्रता संग्राम जो आंदोलन हुए थे उनके इतिहास के बारे में हम लोग जान सकते हैं। द इंडियन स्ट्रगल उनकी चर्चित पुस्तक है, और उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है, किताब लिखी है, जिसका नाम है द इंडियन स्ट्रगल। ठीक है। इसमें उन्होंने अपने जो स्ट्रगल किया, जो उन्होंने सब कुछ किया संग्राम के लिए, वो चीजें लिखी गई हैं। और प्रकाशन विभाग भारत सरकार ने क्या किया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, ठीक है, या संपूर्ण लेखक बोलेंगे, जो उनकी पूरी जो उन्होंने उसकी किताब लिखी, ठीक है, जो भारत सरकार ने क्या किया, जो उनकी किताब लिखी गई थी उसको पूरी तरह उन्होंने हर चीज को प्रकाशित किया, मतलब उनको उन्होंने छापा। ठीक है। और इस जो उन्होंने छापा, उन्होंने प्रकाशन में जो उन्होंने प्रिंट किया, उसमें उन्होंने जो भी उनको उपलब्ध सारे जो भी काम मिले, जो भी उनके लेटर्स थे, पत्र थे, टिप्पणियां थी और जो भाषण थे, इन सबको सम्मिलित किया गया है। जिस तरह से हमने उनका यहाँ पे एक उद्बोधन पढ़ा, उसी तरह से जो उनकी किताब को प्रकाशित किया गया, तो उसमें जो भी उन्होंने, चाहे वो उद्बोधन कहे गए थे, चाहे उन्होंने कोई टिप्पणियां लिखी थी, जो भी उन्होंने काम किए थे, ये भाषण थे, या जो उन्होंने पत्र लेटर लिखे गए थे, उन हर एक चीज को शामिल उसमें किया गया, उसमें प्रकाशित किया गया है। ठीक है। तो इस तरह से ही हमारा पाठ खत्म होता है। जो हमने सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा हमने पढ़ा, उनके बारे में पढ़ा हमने, उन्होंने क्या किया, उद्बोधन क्या भाषण दिया, ठीक है, अपने नए युवाओं और नेक्स्ट जनरेशन को। ठीक है। अब इसके हम कुछ फटाफट से शब्द अर्थ देख लेते हैं। ठीक है। इसमें ये आपके शब्द अर्थ हैं। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो आपका है तरुण, तरुण हमने बताया जो युवा या जवान होते हैं उनको कहा गया है। उद्बोधन हो गया किसी को जगाना, चेतना या फिर किसी बात की याद दिलाना, या फिर हम उसको क्या कह सकते हैं, उसको हम भाषण भी बोल सकते हैं। उत्स हो गया झरना, यहाँ पे जो स्रोत हो गए या फिर जल स्रोत, तो यहाँ पे उत्स का मतलब है किसी स्रोत से, सोर्स से है मतलब। ठीक है। क्योंकि कई शब्दों के कई सारे अर्थ होते हैं, लेकिन जो उनका अर्थ होता है वो पंक्ति के अनुसार ही प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है। निर्झर भी एक झरना हो गया, या फिर कोई ऊंचे स्थान से गिरने वाले कोई जल प्रवाह, जल की धारा कोई। ठीक है। सर्वांगीण हो गया संपूर्ण, स्वाधीन हो गया स्वतंत्र और आजाद हम कहते हैं। ठीक है। संपन्न धन धान्य से परिपूर्ण, जिसके पास सब कुछ हो, या खुशहाल। ठीक है। विषमता असमानता, मतलब जिसमें समानता उसका उल्टा हो गया। ठीक है। अकर्मण्य जो क्या होता है, जो कर्म ना करता हो, आलस या फिर जो काम ना करने की स्थिति हो गई। ठीक है। विजातीय हो गया तो अलग, दूसरी या फिर भिन्न जाति है तो कोई अलग जाति का है या फिर कोई दूसरा अलग हो गया। ठीक है। मुक्त होना स्वतंत्र, मुक्त मतलब स्वतंत्र होना, आजाद होना, या बंधन से रहित या मुक्त होना। ठीक है। सर्वोपरि हो गया सबसे ऊपर या सर्वश्रेष्ठ, सबसे ऊपर या सबसे जो श्रेष्ठ हो, सबसे अच्छा हो। ठीक है। सार्थक हो गया किसी चीज को सार्थक बनाना, मतलब किसी चीज का उद्देश्य होना, उद्देश्यपूर्ण, महत्वपूर्ण या फिर मूल्यवान, जो कीमती हो। ठीक है। स्थिर जो क्या है, गतिहीन, जिसमें गति ना हो, मूवमेंट ना हो, जिसमें रुका हुआ। ठीक है। स्टेबल, जिसमें कोई बदलाव या उतार चढ़ाव ना हो। ठीक है। समक्ष हो गया सामने। गण्य हो गया गिनने के लायक, जिसे हम गिन सकते हैं। असीम हो गया जिसकी कोई सीमा ना हो, अनंत या असीमित, कोई लिमिटेशन ना हो।
और शूद्र हो गया छोटा या फिर थोड़ा सा हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। बाकी आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।